सबसे पहले वर्क पढ़ेंगे हम लोग और इससे रिलेटेड है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो देखेंगे। इसके बाद पावर देखोगे। पावर भी सोचा है मैंने कि ये छोटा टॉपिक है, शायद एमपीसी में टाइम मिले तो उसमें भी कवर हो सकता है, ये ज़्यादा घंटे का टॉपिक है भी नहीं। एनर्जी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, एनर्जी देखेंगे और इसमें हम लोग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। फिर देखना है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या देखने हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। और फिर देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और तब देखना है इसमें कोलिजन। ठीक है, 3 टाइप के कोलिजन है, लेकिन मोस्टली स्कूल में 2 ही टाइप के कोलिजन कराए जाते हैं, प्योर इलास्टिक कोलिजन, प्योर इनइलास्टिक कोलिजन, एक और होता है पार्शियल इलास्टिक कोलिजन। पार्शियल वाले कम ही स्कूल में होता है। तो वेक्टर थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। देखो एनसीईआरटी के बुक में वेक्टर एडिशन तो पहले था चैप्टर 4 में, डॉट प्रोडक्ट इसमें है, डॉट प्रोडक्ट जो है चैप्टर 6 में आकर के थोड़ा डॉट प्रोडक्ट बताया गया एनसीईआरटी में, लेकिन हम लोग सब एक ही साथ पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हर स्कूल में भी वैसे ही स्टार्टिंग में ही सारा डॉट और क्रॉस सब हो जाता है। तो आपके स्कूल में आते 2D में ही आ जाते, डॉट का भी, क्रॉस का भी, परपेंडिकुलर कब होंगे वेक्टर, पैरेलल कब होंगे, तो वो सब आते हैं, इसलिए पहले ही करा। लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट का यूज हो गया, इसलिए उसको थोड़ा रिकैप करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया। पढ़ो क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, राइट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन 2 पैरेलल वेक्टर, अगर थीटा 0 हो देन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, होना ही चाहिए, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है। एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब 180 डिग्री एंगल, एक दूसरे के अपोजिट, तो वो क्या होगा भाई, तो माइनस ऑफ AB, तो होगा ही इसमें क्या है, A डॉट B, AB cos का होता है, जैसा थीटा रहेगा रखेंगे, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्यों, cos 90 डिग्री रखोगे 0 हो जाएगा। यूनिट और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो है IJK, इनको ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई, तो अगर हम लोगों ने I डॉट I किया तो 1, J डॉट J किया तो 1, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है, K डॉट K भी 1 होता है, ये सब 1 होंगे, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर होंगे तो सब क्या होगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। यहाँ पे थीटा क्या था, 0 था, और इसमें थीटा क्या है, 90 डिग्री, इसलिए सबको पता है। In terms of rectangular component, A dot B is AX, BX, AY, BY, AZ, BZ, ये समझते हो। In terms of rectangular components, rectangular components किसको बोलते हैं, A वेक्टर का rectangular component है AX, AY, AZ, rectangular मतलब वही IJK वाला, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला। तो देखो यहाँ से A डॉट B अगर हम लोग लिखें तो ऐसा लिखेंगे, AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, ऐसा लिखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में। डॉट क्या हो जाएगा, BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस बोलो BZ K कैप। अगर डॉट प्रोडक्ट ले तो बताओ क्या मिलेगा, I को I के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे 1 हो जाएगा, दैट इज क्या मिलेगा, AX BX, और प्लस I को दूसरे के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, बेकार है, और J को J के साथ करेंगे I के साथ तो 0 होना है, इसलिए क्या हो जाएगा AY इंटू BY, बाकी सब 0, और AZ इंटू BZ, इसलिए ये मिल गया, डायरेक्ट लिखा हुआ है। और स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, 2 इंटू 3 3 इंटू 2, अलजेब्रिक में जैसे वैसे ही है ये, क्योंकि यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, माइनस ऑफ B क्रॉस A होता है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब A डॉट B प्लस C रहेगा तो A डॉट B और प्लस A डॉट C, प्लस कर लो, ठीक है। और ये भी लिख लो A डॉट B वाला, इसको एक्सपेंड कर लो ताकि रिवीजन टाइम में याद रहे भाई कहाँ से आया ये। और ऊपर तो लिख ही लो कम से कम, वर्क, पावर, एनर्जी, एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जरूरी नहीं कि पूरा लिखा जाए, बस ये है कि कुछ कुछ देखा आगे क्या क्या पढ़ने हैं। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ वर्क कैसे करेंगे हम लोग, कैसे कैलकुलेट किया जाए ये समझने हैं। वर्क का फॉर्मूला पहले से जानते हो, क्या होता है बोलो? फोर्स इनटू डिस्टेंस पढ़ा है पहले, या डिस्प्लेसमेंट जो पढ़ा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग जनरली पढ़ते हैं, लेकिन ये भी स्पेशल केस का फॉर्मूला है। ये क्या है? स्पेशल केस का फॉर्मूला है ये जनरल नहीं हुआ। जनरल क्या होगा वो देखो, उसको समझने के लिए एक ब्लॉक है फ्लोर पर रखा हुआ, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रिंग के थ्रू मान लो फोर्स लगा रहे हैं, टेंशन का फोर्स, ये टेंशन का फोर्स है 20 न्यूटन, और ये 30 डिग्री के एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से। कितने एंगल पे? वैल्यू कितना? वैल्यू कितना है फोर्स का? 20 न्यूटन। ये कोई ब्लॉक है ऐसे रखा हुआ, अब ये धीरे धीरे मोशन उसको पुल कर रहा है, मान लो बच्चा कोई पुल कर रहा है, इस तरह से पुल करता हुआ उसको स्लाइड करा के ले जा रहा है। थोड़े टाइम बाद ब्लॉक यहाँ पहुंचा, ये फोर्स हो सकता है पुलिंग करते करते यहाँ पे 21 न्यूटन भी हो गया हो सकता है 29 डिग्री भी हो गया हो, यहाँ तक आते आते हो सकता है 19.5 न्यूटन हो गया हो, और ये एंगल भी मान लो ऐसा हो सकता है कि 30 के बदले 31 डिग्री हो गया हो। ऐसा कोई ख्याल थोड़ी रख पाता है फिक्स, मैनुअली अगर लेके जाए तो इट में वेरी, बहुत ही मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेरी कर सकता है, और फाइनली ये पहुंचा बी पॉइंट पे। ए पॉइंट से पहुंचते पहुंचते फिर बी पॉइंट पे पहुंचा। अब हमें पूरे ए टू बी मोशन के लिए वर्क डन चाहिए, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स का वैल्यू फिक्स नहीं है, इट इज चेंजिंग, वेरिएबल है ये फोर्स। फोर्स में वेरी, इन जनरल क्या है? वेरी कर सकता है, वेरी ना करे तो ये स्पेशल केस, वेरी ना करे ये तो एक स्पेशल केस है, बट इन जनरल हम लोग क्या मानेंगे कि फोर्स में वेरी कर सकता है। हमें तो सबका कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई, वर्क डन चाहिए, इसलिए ऐसे कंडीशन में हम लोग वर्क डन इस फॉर्मूला से नहीं निकालते, ऊपर वाले फॉर्मूला से। तो किस फॉर्मूला से निकालेंगे भाई? फॉर्मूला तो यही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट, छोटे से डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं। ये जो dr डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बड़ा डिस्प्लेसमेंट एक बार में नहीं लेते, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr लिया। dr डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट? कितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट? पीछे वाले बताओ, dr मींस कितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट? इतना स्मॉल जितना सोच भी ना पाए, इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब उस टाइम में ध्यान देना, उस डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर ये जो भी फोर्स इस टाइम पे है, उस फोर्स को इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट समझा जाएगा, क्योंकि ये टाइम इंटरवल या ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इतना स्मॉल है कि उतना में फोर्स का वेरिएशन का स्कोप नहीं है, फोर्स का वेरिएशन का स्कोप नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल जो आप सोच रहे हैं 0.001 मीटर का, तो 0.001 मीटर में ही नहीं है। कितना है? बहुत कम, इतना कम जितना सोच भी ना पाए। तो उस कंडीशन में जो ये फोर्स है उसको उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के टाइम में कम से कम कांस्टेंट समझेंगे, और उस dr डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन में उसको यूज करेंगे उस समय का फोर्स डॉट dr। ये होगा छोटा सा वर्क डन, dw हो सकता है 0.001 जूल, छोटा सा वर्क डन। फिर नेक्स्ट dr आएगा, उस टाइम में अगर फोर्स चेंज करना होगा तो चलो भाई चेंज किया होगा, तो नेक्स्ट dr में वही रहा तो वही रह गया। हम लोगों ने ये निकाला स्मॉल वर्क डन, जो भी वर्क डन था, स्मॉल वर्क डन ड्यूरिंग कौन सा डिस्प्लेसमेंट? dr डिस्प्लेसमेंट। बोला करो भाई, ड्यूरिंग ये वर्क डन हमने निकाला 0.1 जूल, 0.01 जूल। फिर नेक्स्ट dr में फिर उस समय का फोर्स काउंट करेंगे, वो उस समय के लिए काउंट होगा, उस छोटे से dr के लिए काउंट होगा। फिर ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ dr बने हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट में, इतने डिस्प्लेसमेंट में इनफाइनाइट बार dr है, समझो इतने dr में, और हर बार उस dr का उस टाइम पे जो भी फोर्स है उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो उस समय dw मिलेगा। dw कभी 0.001 जूल आ रहा है, कभी 0.00002 जूल आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। ऐसे ऐसे सारे dw को ऐड करते जाओगे तो टोटल वर्क डन पाओगे। ऐड करना पड़ेगा हर dr के लिए अपना अपना उस समय का। अगर फोर्स कांस्टेंट रहे तो एवरी dr भी सेम फोर्स हो जाए, लेकिन कांस्टेंट होना ये तो स्पेशल केस है, जरूरी नहीं कि हम कांस्टेंट रहे फोर्स। इसलिए हम लोग जनरल फॉर्मूला जो ऑब्टेन करेंगे वो यूजिंग वेरिएबल कॉन्सेप्ट,
ये वेरिएबल है, मान लो वेरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में बताओ अब टोटल वर्क डन निकलेगा, वो क्या करेंगे, तो टोटल वर्क डन के लिए ऐड करने पड़ेंगे, ऐड मीन्स इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन। इफ फोर्स इज कांस्टेंट, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अब इसमें भी समझने हैं फोर्स कांस्टेंट मतलब क्या। इफ फोर्स इज कांस्टेंट ड्यूरिंग कंसीडर्ड डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्यों लिख रहे हैं वो भी जरा समझो। मान लो फोर्स अगर कांस्टेंट रहा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, डी आर डी आर डी आर डी आर, इंटीग्रेट करो भाई। जब डी आर डी आर डी आर डी आर ऐसे भी तो चल सकता है, कोई जरूरी थोड़ी कि स्ट्रेट लाइन में जाए, इधर 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 भी जा सकता है। तो ऐसे डी आर जब करते जाएंगे, डी आर है ऐड किया, ऐड करते गए, इतने डी आर के लिए किया, तो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट, सारे डी आर को जब ऐड करेंगे तो पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है, सीधा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, इनिशियल से फाइनल पे पहुंच जाओ। इतने बार डी आर किया, एक एक बार स्टेप चलते हो ना भाई, गोलगप्पे खाने के लिए चलिए डी आर स्टेप चलते हुए ऐसे करते हुए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ ये, अगर वापस आके उसी चेयर पे बैठ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो डी आर वेक्टोरियली इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट इनिशियल टू फाइनल पॉइंट डायरेक्ट मिलाओ, यानी कि इनिशियल टू फाइनल मिलाओ और ये मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इज टेकन आउटसाइड, जब कांस्टेंट फोर्स हो, मान लो जहां भी है सेम फोर्स है 5 i cap 5 i cap हर डिस्प्लेसमेंट के लिए 5 i cap, तो 5 i cap इज टेकन आउटसाइड एरिया, तो डिस्प्लेसमेंट डी आर ऐड किया तो मुझे ये मिला। तो वर्क डन का फॉर्मूला बन गया ये, इसके लिए फॉर कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट फोर्स ड्यूरिंग द कंसीडर्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरल फॉर्मूला ये है। ये कैसा फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला, फोर्स वेरी करे मत करे, जनरल फॉर्मूला बन गया। इफ फोर्स इज कांस्टेंट ड्यूरिंग कंसीडर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इस फोर्स का कांस्टेंट होना जरूरी है, कब तक, सिर्फ इस डिस्प्लेसमेंट के ड्यूरेशन। मान लो ए टू बी तुम्हें वर्क डन निकालना था, तो ए टू बी टेंशन का वैल्यू 20 न्यूटन 30 डिग्री पे फिक्स हो जाए, चेंज ही ना करे, इस इंटरवल में चेंज ना करे, फिक्स है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये बात अलग है कि बी पे जाने के बाद ये टेंशन का वैल्यू चेंज होने लग गया, ए के पहले टेंशन का वैल्यू चेंज हो रहा था, लेकिन जिस इंटरवल में जिस पार्ट ऑफ मोशन के लिए तुम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो, ध्यान समझ ले भाई, जिस पार्ट के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो उस पार्ट में अगर वो फोर्स चेंज नहीं किया, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, इनिशियल आर से फाइनल आर, जहां से जहां करना है तुम्हें, तो इस ड्यूरेशन में अगर ये कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे। इसके बाद चेंज हुआ, वेरिएबल हुआ कि कांस्टेंट रहा, उससे हमारा मतलब नहीं है, इसके पहले से ही मतलब नहीं है, जितने पार्ट में निकालने हैं वर्क डन बस उतने के लिए मतलब। तो अगर उस कंसीडर्ड डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में बाहर निकला और ये फॉर्मूला बना। इसलिए ये बोला जाता है कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब है इस डिस्प्लेसमेंट के ड्यूरेशन में कांस्टेंट है, बाद पहले हो सकता है वेरिएबल, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला लिखो। वैरी तो कर सकता है भाई, आगे से जब भी कोई
फिर वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट भी मत बोलना, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है, कभी फेल नहीं होगा। ये तो स्पेशल केस का फॉर्मूला है, वो स्पेशल केस है तो ये निकालेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और वर्क डन है क्या भाई? तो वर्क डन इज कैलकुलेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। वर्क डन क्या होता है? तो मीनिंग बाय इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज वर्क डन। इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इंपल्स भी होता है, और जब डिस्प्लेस हो रहा है तो इस टर्म में भी हम लोग काम करते हैं। इंपल्स तब निकालते हैं जब हमारा फोर्स वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए काम कर रहा हो, उस कंडीशन में जनरली इंपल्स इफेक्ट ऑफ ए फोर्स काम करता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया रेडी, अब इसका यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है बताओ। What is work and how can we calculate it? पढ़ो क्या लिखा है आंसर में। अरे आंसर पढ़ो जोर से। When under the influence of applied force, the body moves through certain distance in any direction except perpendicular to the direction of applied force. Work done is F dot dr. मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए सिंपल लैंग्वेज में, वर्क सेट टू बी डन बाय ए फोर्स। Work is said to be done by a force if point of application of a force move in any direction but not perpendicular to the applied force. मतलब फोर्स अगर लगाए तो किसी डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन इसके परपेंडिकुलर मूव ना करे। परपेंडिकुलर मूव किया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू एफ डॉट डी आर विल बिकम 0। परपेंडिकुलर हुआ तो एक एफ इज परपेंडिकुलर टू डी आर, इसलिए वर्क डन ही नहीं हो पाएगा। वर्क डन कोई फोर्स तभी करता हुआ समझा जाएगा कि वर्क कर रहा है ये या वर्क किया जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव किया किसी डायरेक्शन में अदर देन परपेंडिकुलर टू। नहीं समझे ना? इसका क्यों हमने नाम लिया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? ये क्लू पॉइंट है। ये जनरली लोगों को बताए नहीं जाते, और जो बताए जाते तो वो सुनते नहीं है। स्कूल वाले तो नाम नहीं लेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, कई ट्यूशन वाले भी नाम नहीं लेंगे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। कोई बॉडी पे हमने फोर्स लगाए और बॉडी मूव करे तो हम लोग जो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं लिखना छोड़ दें। जो हम लोग फोर्स अभी जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन, डी आर किसका? डी आर इज डिस्प्लेसमेंट किसका? आप बोलते हैं जिस बॉडी पर फोर्स लगाया उसका। जनरली यही आंसर है, लेकिन ये नहीं है। जिस पॉइंट पे फोर्स लगाए उसका। मान लो बॉडी वही है, पूरा सॉलिड बॉडी नहीं है। मान लो सॉलिड नहीं है, आटा है, गीला रोटी बनाने के पहले जो आता है वो, उसको रख लिया यहाँ पे, मान लो चाहे जमीन पर रख लिया और उसने फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया वो फोर्स तो वो पॉइंट तो आगे बढ़ गया, तो तुम्हारा वर्क डन हुआ।
भले ही आटा वही तो वही है ऑलमोस्ट, लेकिन तुमने जिस पॉइंट में फोर्स लगाया वो मूव किया, तुमने वर्क किया। अब मान लो हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाने से बिल्डिंग गिर गया, लेकिन ये वाल ऐसे ही रहा, बाकी सब इधर उधर पोर्शन गिर गया, तो हमारा वर्क डन 0 है। मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लगाने में उसका डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है। पीछे वाले ध्यान रखो, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाने में उसका डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने इस पे फोर्स लगाया, मान लो यहाँ पे फोर्स लगाया और ये ऐसे हुआ, लेकिन जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया वो नहीं मूव कर रहा, तो हमारा वर्क डन 0 है। मान लो इस पे 4 फोर्स लग रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ एक फोर्स, रमेश भी लगा रहा है, सुरेश भी लगा रहा है, नित्या भी लगा रहा है, और इन सबके इफेक्ट में आकर के ये ऐसे मूव किया। अब रमेश के फोर्स का वर्क डन निकालोगे तो वो 0 है। सुरेश यहाँ लगा रहा था फोर्स, वो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका वर्क डन आएगा, कैलकुलेट होगा। नमिता का कहीं और था, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिस पॉइंट पे नमिता ने लगाया फोर्स उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका भी वर्क हुआ, लेकिन जिस पॉइंट पे रमेश फोर्स लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसका वर्क डन 0 है। हम लोग जिस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, हम लोगों का टेंडेंसी होता है उस पॉइंट को आगे बढ़ाए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब उसके आगे बढ़ने से पूरा सॉलिड कंबाइंड है, ज्वाइंट है, इसलिए पूरा सॉलिड आगे बढ़ने लग जाता है। मैंने तो भाई इस रिमोट पे फोर्स लगाया, मान लो इस रिमोट पे हमने फोर्स लगाया ऐसे, जिस पॉइंट पे लगा रहे हैं पर्पस क्या है, उस पॉइंट को आगे बढ़ाएं। हमें क्या पता इससे कितना बड़ा ऑब्जेक्ट अटैच्ड है, इतना बड़ा रिमोट है, छोटा सा रिमोट है, हमें उससे क्या मतलब है। जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया वो कितना मूव कर रहा है वो काउंट करना है हमें। अब उसके मूव करने से पूरा सॉलिड ही मूव कर रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है पूरा सॉलिड मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। हमें जिस पॉइंट पे लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब यहाँ पे फोर्स लगाए, अदर भी फोर्सेस लग रहे थे, ये ऐसे बेचारा मूव कर रहा था, लेकिन जिस पॉइंट में लगा रहा हूँ वो नहीं मूव कर रहा, तो हमारा वर्क डन 0 है। समझ गए? ये पॉइंट ब्लू पॉइंट है। जनरली लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि 99% केस में जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है वो पॉइंट पूरे सॉलिड के साथ मूव करता है, इसलिए पूरे सॉलिड का डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है। इसलिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट काउंट कर लेने पे भी तुम्हें वर्क डन मिल जाता है। लेकिन जहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फोर्स इज नॉट मूविंग, ऐसी वहाँ पे क्वेश्चन भी है। बॉडी इज मूविंग बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट मूविंग, व्हाट विल बी द वर्क डन? होगा 0। वर्क डन 0 दो कंडीशन में हो सकता है, जिस पॉइंट पे लग रहा है वो मूव ना करे, ठीक है, तो वर्क डन 0, या फिर मूव करे तो जिधर फोर्स लगाया उसके परपेंडिकुलर में मूव कर रहा हो। आप सोचेंगे कि जिधर फोर्स लगाया उसके परपेंडिकुलर कैसे मूव करेगा, तो भाई किसी पार्टिकल पे, किसी बॉडी पे एक ही फोर्स थोड़ी है जरूरी लगता हुआ, बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं, सबके इफेक्ट में मूव करेगा। मैं तो अपना वर्क डन काउंट करूंगा कि मेरा क्या वर्क डन हुआ, तो मैं देखूंगा कि मैंने जिस पे लगाया वो क्या है, मैंने जो जिसपे फोर्स लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है वो देखूंगा बस। बाकी जो लोग लगा रहे हैं सब अपना अपना वर्क डन देखेंगे, मैं जो जहां लगाया उस हिसाब से उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखेगा। क्लियर है? वी आर नॉट कंसर्न विद द बॉडी, वी आर कंसर्न विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसलिए यहाँ पे लिखा है, ये ध्यान रखना, तो इसको अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट। तो वर्क इज सेड टू बी डन, इसलिए हमने ये डेफिनेशन लिखवाया। फिर से लिखो, क्या फिर से पढ़ो क्या लिखा है, जोर से कब वर्क बोला जाएगा, जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव करे अदर देन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वही चीज ऊपर लिखा हुआ है, when under the influence of applied force a body moves। जनरली आपके बुक में जो भी लोगों बुक्स हैं वो बॉडी लिखा रहता है, बहुत कम बुक में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ऐसे में जाकर देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे स्ट्रेस दिया हुआ है, और मतलब भी इसी से होता है, ठीक है। 99% केस में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं, चलो काम हो जाता है। जहाँ डिफरेंस आए आपको पॉइंट देखने। फिर देखो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वर्क डन इज गिवन बाय, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले वेक्टर में देखा था a डॉट b ax bx, तो वैसे ही f को क्या लिखोगे, fx i क्या है लिखेंगे ना, वर्क डन, ये वेक्टर गलती से यहाँ पे टाइप कर दिया है, इस वेक्टर को हटाओ, वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट डिस्प्लेसमेंट, लिख लो तुम भी, f को वैसे ही लिखो fx i कैप प्लस fy j कैप लिखो प्लस fz j कैप
और डॉट रख लो इसको s के साथ। s के साथ का मतलब हो गया sx i कैप प्लस sy j कैप प्लस sz k कैप, और डॉट रख लेकर के लिखो क्या लिखेंगे। टेस्ट भी था रहेगा ये था टेस्ट है ना, डी का टेस्ट होगा मार्क्स में आ रहेगा। तो ये क्या मिल गया तुम्हें बताओ, fx sx यानी डेल्टा x, x का मतलब डेल्टा x है, प्लस fy और sy एंड प्लस fz fz, ये मिल गया। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इज जूल एंड इसका फार्मूला सबको पता है ml2 t माइनस। क्लियर है यहाँ तक? करेगा सब एक बार। हम लोगों ने अभी पढ़ा फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क। क्या पढ़ा? जोर से बोलो। चलो बंद करो। नीचे देखो लिखा है क्वेश्चन के नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, वर्क डन बाय, वो भी पढ़ लिया, ये पढ़ा है और देखा था। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होगा, F डॉट डिस्प्लेसमेंट। पढ़ो क्या लिखा है आंसर में, product of the magnitude of force and the distance covered by the body along the direction of force। का मतलब क्या हो गया, कंपोनेंट। देखो ये लगा फोर्स, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन क्या है, F डॉट S का मतलब क्या है, Fs cos थीटा, और S ये है, थीटा ये है, तो ये क्या मिला, S cos थीटा। इसलिए ये बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। ये लिखा देखो, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड the distance covered by the body along the direction of force, distance covered by the body along the direction of force का मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along B का मतलब ये होता है। तो ये है, लिख लो, डिस्टेंस along the direction of force। लिखो भाई, जो लिखा है तुम भी लिखो, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। किसी को कुछ डाउट आए तो भाई हाथ उठा के पूछे और लोगों का फायदा हो जाएगा। इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू और F cos थीटा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तुम्हें तो डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता ही है, कोई एक वेक्टर का वैल्यू दूसरे का कंपोनेंट, इसलिए ये भी लिख सकते हैं। देखो इसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है इस तरह से, इन जनरल नीचे लिखा है, इन जनरल क्या लिखा है, वर्क में बी एक्सप्रेस एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द फोर्स। ये कॉज्ड बाय द फोर्स जो है ना कंफ्यूज करेगा आपको। डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं कि यही कॉज किया हो, दूसरे भी फोर्स लग रहा है, सबका इफेक्टिव है रिजल्ट मोशन हुआ, लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर फोर्स का वर्क डन निकालने में उसने क्या कॉज किया मोशन वो पता थोड़ी चलेगा। चार फोर्सेस लगे थे, सबके रिजल्ट से मोशन हुआ, हमें क्या पता कि इसने क्या मोशन कॉज किया। तो ये कॉज बाय फोर्स ये समझना जरूरी नहीं है, सीधा है
डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट, बस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो तो लिख नहीं रहा। याद तो रहेगा ना कि डिस्प्लेसमेंट जहां भी डिस्कस हो रहा है वो सारा डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के। चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट पेज पे देखो। पढ़ो क्या लिखा है। What is work done against some force, किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन। कई बार तुम सुनोगे आगे भी, पहले भी सुना होगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इसका मीनिंग हुआ, मान लो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, फाइंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी व्हेन अ ब्लॉक इज लिफ्टेड बाय हाइट h। अगर मान लो हम लोग बोले वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मान लो इधर काम कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ऑब्वियसली, जब इसको मूव कराओगे मूव होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, म्यू के इनटू में। अब कोई बोल दे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा, तो मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन है 5 न्यूटन, कितना है? तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन चाहिए, क्या चाहिए? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का मतलब हो गया कि जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लेफ्टवर्ड में उतना ही फोर्स राइटवर्ड में, मतलब फ्रिक्शन के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ले लो और उसका वर्क डन निकालो। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एज दैट ऑफ फ्रिक्शन, उसका वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इसका वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स इज वर्क डन बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इसलिए वर्क डन यहाँ पे अगर अगेंस्ट फ्रिक्शन निकाले, यहाँ से मान लो ये मूव किया और डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, तो हम लोग वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन लिखेंगे, कितना लिखेंगे बताओ? तो फ्रिक्शन के इक्वल एंड अपोजिट मींस माइनस ऑफ फ्रिक्शन, इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे भाई, तो माइनस ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना था? फ्रिक्शन का वैल्यू था 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना? 10 मीटर, दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री, इसलिए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 50 जूल, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन फ्रिक्शन ये था, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मतलब इसका वर्क डन, यहाँ माइनस ऑफ फ्रिक्शन लिखा ना, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड है तो माइनस ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या? राइटवर्ड, उतना ही वैल्यू का उसका वर्क डन निकालना है। तो ये जो फोर्स है इसका वर्क डन निकालोगे तो माइनस फ्रिक्शन का वैल्यू 5 न्यूटन 10 और एंगल 0 डिग्री। लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालते हैं, अगर यही हम लोग वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं? फ्रिक्शन का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, और फ्रिक्शन का जब लेते हैं तो बताओ क्या रहता? 5 न्यूटन फोर्स 10 डिस्प्लेसमेंट और कॉस कितना? 1। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड है, इसलिए क्या मिल जाता? -50। वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स is work done by equal and opposite force. Work done against friction is minus of work done by friction. Work done against friction is minus of work done by friction. इसे माइनस लगा दो तो मिल जाएगा 50। इन जनरल समझ गए, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क निकालना है तो उस फोर्स के इक्वल है अपोजिट फोर्स, उसका वर्क डन निकालो, और ऑब्वियसली जो वो वर्क करेगा उसी के अपोजिट का निकालोगे तो उसका निगेटिव हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो ये निगेटिव बनेगा, वो निगेटिव था तो ये पॉजिटिव बनेगा। लिख लो, जैसे ऊपर लिखा तुम भी लिखो और मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। वर्क डन against any force work done by
लिख लिए। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना हो तब भी समझ गए, फ्रिक्शन के इक्वल अपोजिट लगाओगे। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के इक्वल एंड अपोजिट। ग्रेविटी फोर्स तो mg डाउनवर्ड लगता है भाई, और अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब mg अपवर्ड लगाओ और उसका वर्क डन काउंट करो, वैल्यू उतना ही रहेगा और डायरेक्शन अपोजिट, अपवर्ड हो गया। अब देखो इसके नीचे लिखा हुआ व्हाट इज द कंडीशन फॉर पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन। तो बताओ भाई पॉजिटिव वर्क डन का क्या कंडीशन होगा। तो हम लोग देखो यही आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। वर्क डन क्या होता है भाई, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर वेरिएबल बात छोड़ दिया जाए तो, नहीं तो एफ डॉट डी आर लिख दें। चलो फोर्स का वर्क डन जो होगा एफ डॉट डी आर, ये है छोटा सा वर्क डन, कम से कम ये तो है एफ डॉट डी आर। ये जीरो कब होगा बोलो, जब डी डब्ल्यू को इवेलुएट करोगे तो क्या लिखोगे, एफ का वैल्यू, डी आर का वैल्यू एंड कॉस थीटा, ऐसे ही लिखेंगे। बताओ ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्यों ये वाला पॉजिटिव क्यों है ऑलवेज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो ध्यान यही रख ले भाई, पहले फोर्स का वैल्यू जब भी वर्क डन इवेलुएट करते हैं, फोर्स वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू और कॉस दोनों के बीच का एंगल। तो फोर्स का वैल्यू तो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव है। तो मेन तो ये हो गया ना डिसाइड करने वाला, ये अगर पॉजिटिव हुआ तो ओवरऑल वर्क डन पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हुआ तो वर्क डन नेगेटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, एक पहले बात बता दो कि थीटा कहां से कहां तक हो सकता है। थीटा का वैल्यू वर्क डन जब कैलकुलेट करना है कहां से कहां तक, 0 से कहां तक, मैक्सिमम कहां तक, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है, 180 ओनली, 2 पाई थोड़ी कर देंगे। अब इधर मान लो फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, 45 डिग्री इधर हो गया, 60 डिग्री इधर हो गया, 90 डिग्री इधर हो गया, 120 डिग्री इधर हो गया, मान लो 180 डिग्री। और इधर जब हो जाएगा तो ये काउंट करोगे ना भाई, इधर थोड़ी काउंट करेंगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर ही तो है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, 0 से 180 का प्लस स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल में ये काउंट होगा, इधर से थोड़ी काउंट करेंगे। इसलिए जो भी तुम्हें थीटा होना है वो 180 तक ही होना है, इसलिए 180 तक ही ध्यान देंगे। 90 डिग्री कॉस थीटा का यही है ग्राफ, लेस देन 90 के लिए पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 90 के लिए नेगेटिव होता है, 90 पे 0 होता है। कॉस थीटा का यही ग्राफ है, यही बताएगा, ठीक है। इसलिए बताओ पॉजिटिव कब वर्क डन होगा, जब हमारा थीटा क्या हो, लेस देन 90 हो। जब ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 का मतलब है ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, 180 ज्यादा तो होता ही नहीं है, इस कंडीशन में नेगेटिव। याद है ना कॉस थीटा का ग्राफ, 1 है इधर -1 है, ग्राफ तो याद ही होगा। 90 डिग्री पे हो जाता है 0, उसके पहले होता है पॉजिटिव। साइन थीटा ऐसे चलता था और ये तो ऐसे चलता है, कॉस थीटा 90 से कम के लिए पॉजिटिव है, इसलिए इधर पॉजिटिव है। तो कब पॉजिटिव वर्क होगा कब नेगेटिव, तो मैंने लिख दिया। देखो वर्क डन इज पॉजिटिव इफ कॉस थीटा इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा लेस देन 90 हो, 0 हो जाएगा जब 90 हो जाए, और ग्रेटर देन 90 हो जाए तो इसका मतलब नेगेटिव, तो वर्क डन भी नेगेटिव। चाहे डी डब्ल्यू ले चाहे बड़ा सा डब्ल्यू ले। पढ़ो क्या लिखा आंसर में, पहले आंसर पढ़ो। इधर 0 और एन एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 एक्यूट एंगल। वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव इफ थीटा इज इधर पाई रेडियन और ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90। नो वर्क इज डन इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, दैट इज फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें तो वर्क डन नहीं होता, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। लिख लो ऐसे सिंबॉलिकली, और ये ग्राफ दिखा दो, ये कॉस थीटा का ग्राफ है। थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 0 से 180 तक में ही कंसीडर करना है तुम्हें।